वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू फॉर श्योर। मैं कुमार विक्रमादित्य आपको हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन लेक्चर 3 क्लास 10th केमिस्ट्री। टू जॉइन आवर 100 फॉर श्योर बैच आप व्हाट्सएप कर सकते हैं गिवन नंबर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ब्रॉडली देखा जाए तो केमिकल रिएक्शंस के 4 टाइप्स हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा हम 3 और टाइप केमिकल रिएक्शंस के डिस्कस करेंगे। एक एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक और थर्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 or more reactants react to form a single product। तो ध्यान रखना है आपको, रिएक्टेंट्स 2 और मोर होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसका जनरल फॉर्म A + B गिव्स अस AB। तो आप यहां देख सकते हैं कि 2 रिएक्टेंट्स हैं A एंड B, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है AB। एग्जाम्पल्स: कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 रिएक्टेंट्स हैं लेकिन प्रोडक्ट आपको एक ही मिल रहा है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। हीट एक एनर्जी है, हीट इज नॉट अ प्रोडक्ट। तो गिवन रिएक्शन, गिवन एग्जांपल्स में 2 रिएक्टेंट्स हैं और आपको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, हेंस दे आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ वी हैव एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है। द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड along with formation of products are called as exothermic। the word exothermic जो है ये बना है 2 वर्ड से, एक exit प्लस थर्म, थर्मल रादर। तो exit से exo आया है और इससे आया है आपका थर्मिक। सो थर्मिक का मतलब होता है हीट एनर्जी जिसमें, और एग्जिट का मतलब जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल्स: बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब भी आप नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, CH4 मीथेन को, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसके साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होता है। सो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। रेस्पिरेशन रिएक्शन, हम जो रिस्पायर करते हैं, सो दैट प्रोसेस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। और जो हीट एनर्जी रिलीज होता है इस प्रोसेस में, दैट हीट एनर्जी इज यूज्ड टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, विच इज 37 डिग्री सेल्सियस। एक हेल्दी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्निंग ऑफ कोल, जब आप कोल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होता है, जिसे हम अपने वेरियस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, कुकिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, एक्सेट्रा, इन सब के लिए हम यूज करते हैं। तो ये रिएक्शन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। कंबशन ऑफ मैग्नीशियम वायर। मैग्नीशियम वायर को अगर आप एक्सपोज्ड रखेंगे एटमॉस्फेयर में, तो it slowly reacts with oxygen in the atmosphere to form metal oxides. So many metals slowly react with oxygen in the atmosphere to form metal oxides when exposed to air. Similarly, when magnesium remains exposed to moist air, a white layer of magnesium oxide is formed on its surface. और ये जो लेयर है, ये मैग्नीशियम रिबन को प्रॉपर कंबशन में को प्रिवेंट करता है, मैग्नीशियम रिबन के प्रॉपर कंबशन को प्रिवेंट करता है। सो दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट रिमूव दिस लेयर। सो दिस ऑक्साइड लेयर हिंडर्स बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर्स, हेंस दिस लेयर इज फर्स्ट रिमूव्ड बिफोर बर्निंग। तो आपको एक सैंड पेपर से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर कंबशन। सो इट इज क्लीन टू रिमूव द लेयर ऑफ
magnesium oxide, a thin layer of magnesium oxide, which was formed by the reaction of magnesium with atmospheric oxygen. So magnesium को जब आप जलाते हैं, so आप देख सकते हैं इस GIF में, when magnesium is burned, a dazzling white light is produced along with a product magnesium oxide. Heat energy भी साथ साथ produce होता है. So magnesium plus oxygen gives us magnesium oxide plus heat and light. Dazzling white light is produced. So I hope it is clear. So ये white residue, white colored powder है magnesium oxide. Burning of hydrogen with oxygen gas. जब आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, it combines with oxygen present in the air to form water vapors, which condenses on cooling into water. So reaction temperature पर जो water produce होता है वो gaseous state में होता है. And when hydrogen is burnt, it burns with pop sounds. आवाज के साथ जलता है, blast आपको सुनाई देगा. Its calorific value is very high and ignition temperature is very low. बहुत ज्यादा calorific value होता है और ignition temperature इसका बहुत ही कम है. So hydrogen is a very good fuel. हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा फ्यूल है, इसे हम रॉकेट फ्यूल की तरह यूज करते हैं. So here you can see जब हाइड्रोजन को बर्न किया गया तो यहाँ पर वाटर प्रोड्यूस हुआ. तो रिएक्शन टेम्परेचर पर वाटर जो होता है वो वेपर स्टेट में होता है, गैसेस स्टेट में. लेकिन जब आप उसे कूल करेंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे, तो वो आपका लिक्विड स्टेट में होगा. H2 plus O2 gives us H2O, water. So burning of hydrogen with oxygen gas. Next, when water is added to quicklime, calcium oxide. जब आप quicklime में water add करते हैं तो quicklime reacts vigorously with water. बहुत vigorous reaction होता है, huge amount of heat energy जो है वो produce होता है. So calcium oxide reacts vigorously with water to produce slaked lime, calcium hydroxide, releasing a large amount of heat. बहुत ज्यादा heat energy produce होता है, इसलिए हमें रिएक्शन मिक्सचर को टच नहीं करना चाहिए. आप देख सकते हैं जैसे इसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ ऐड हुआ, इसमें से वेपर के फॉर्म में रिलीज होना शुरू हो गया वाटर. हीट एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है. सो हेंस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. CaO plus H2O gives us CaOH whole 2. Now white washing of walls. ये जो CaOH whole 2 हमें ऑब्टेन हुआ है प्रीवियस रिएक्शन में, इसके पेस्ट को हम यूज कर सकते हैं. मतलब CaOH whole 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पेस्ट को हम यूज करते हैं वॉल्स को व्हाइट वॉश करने के लिए. A solution of slaked lime is used to white wash the walls. Fine. So calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide present in the air to form a thin layer of calcium carbonate on the wall. तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है और फिर एक लेयर डिपॉजिट करता है कैल्शियम कार्बोनेट का. दिस टेक्स at least 2 to 3 days. So calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing. This is because the concentration of carbon dioxide is very low in the atmosphere. So that's why it takes 2 to 3 days. It gives a shiny white coating to the walls. तो बड़ा ही अच्छा एक attractive finish आता है wall का, white color का attractive finish आएगा. And this is the reaction. CaOH whole 2 plus CO2 gives us CaCO3 plus water. ये जो water produce होता है ये vaporize हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर वॉल के ऊपर आ जाता है जिससे कि काफी अट्रैक्टिव लगता है वॉल. सो दिस इज व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स. नेक्स्ट रिएक्शन इज decomposition reaction. A chemical reaction in which a single compound splits into 2 or more simple substances is called as decomposition reaction. Name itself suggests, नाम से पता चल रहा है कि डिकम्पोज होना मतलब टू ब्रेक. तो अगर एक सब्सटेंस, एक सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट्स में अगर स्प्लिट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड एज वी नो टू ब्रेक एनीथिंग वी रिक्वायर एनर्जी. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. फाइन. तो
जनरल फॉर्म जो होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो होगा ए बी गिव्स अस ए प्लस बी, और यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो एनर्जी. So AB, if energy is given to AB, it breaks into A and B. This is the general form of decomposition reaction. So energy is needed for the decomposition reaction to take place. Now, on the basis of the energy used or energy required, decomposition reaction can be classified in three categories. The first is thermal decomposition, then we have photo decomposition, and finally we have electrical decomposition. थर्मल डिकम्पोजिशन नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स कि अगर आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हीट एनर्जी को यूज कर रहे हैं, व्हेन अ कंपाउंड इज डिकम्पोज्ड इनटू टू और मोर सब्सटेंस यूजिंग हीट एनर्जी, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन. तो हीट एनर्जी हीट करके अगर आप किसी चीज को ब्रेक कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन. एंड देन वी हैव फोटो डिकम्पोजिशन. फोटो का मतलब होता है लाइट. अगर किसी सब्सटेंस को लाइट एनर्जी के हेल्प से आप ब्रेक कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन. When a compound is decomposed into two or more substances using light energy, the reaction is called as photo decomposition reaction. And similarly, in case of electrical decomposition, we use electrical energy. So when a compound is decomposed into two or more substances using electrical energy, the reaction is called as electrical decomposition reaction. So on the basis of the energy used, we can classify decomposition in these three types. तो एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन के हमारे सिलेबस में 3 एग्जांपल्स हैं. तो सबसे पहला एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट एक सॉल्ट है, आयरन का एक सॉल्ट है, जो जिसका कलर मॉइस्ट स्टेट में येलोइश ग्रीन होता है. सो फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O lose water when heated and color of the crystal changes. ये जो water है H2O 7H2O, this is called water of crystallization. Water of crystallization. And this is responsible for its pale green color. इसका कलर होता है पेल ग्रीन, येलोइश ग्रीन. तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण आयरन सल्फेट का कलर होता है पेल ग्रीन. जब आप इसे हीट करेंगे तो सबसे पहले इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब आप हीट करेंगे तो वाटर वेपराइज होगा, एंड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर द पेल ग्रीन कलर डिसअपियर्स एंड व्हाइट कलर अपीयर्स. नाउ तो पहले तो ये ग्रीन से व्हाइट हो जाएगा. ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग it further decomposes to form ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. तो जब आप उसे हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, तो आयरन सल्फेट जो कि अब ड्राई आयरन सल्फेट है, ड्राई आयरन सल्फेट decomposes to form 3 products, and these products are ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3. तो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं. Ferrous sulfate is a crystalline solid. Its greenish color and crystalline structure is due to water of crystallization. तो कलर और उसका स्ट्रक्चर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण ही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप हीट कर रहे हैं तो इसका लॉस हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, और येलोइश ग्रीन से या पेल ग्रीन से इसका कलर हो जाएगा व्हाइट, एंड वाटर का लॉस हो जाएगा, ये वेपराइज हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. एंड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का आपका आयरन सल्फेट है, एंड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग FeSO4 decomposes to form brown colored Fe2O3, sulfur dioxide gas and sulfur trioxide gas. ये जो 2 गैसेस हैं, these 2 gases are very poisonous and must not be inhaled. क्योंकि अगर आप कोई भी अगर इसे इनहेल करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें वॉमिटिंग टेंडेंसी आएगी, और अगर ज्यादा क्वांटिटी में इनहेल कर लिया तो डेथ भी हो सकती है. और इनका स्मेल बर्निंग टाइल की तरह होता है. स्मेल बर्निंग टायर, बर्निंग टायर की तरह स्मेल करता है. सो आई होप इट इज क्लियर.
thermal decomposition of ferrous sulfate. Now, decomposition of calcium carbonate. When calcium carbonate is heated, it decomposes to form calcium oxide, white colored calcium oxide, and carbon dioxide gas is liberated. तो जब भी आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, जो कि एक व्हाइट कलर सब्सटेंस है, तो डिकम्पोज होने के बाद आपको व्हाइट कलर्ड क्विकलाइम मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा. वेरी सिंपल. कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो रिमेंबर, जब भी किसी कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो डिकम्पोज होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस करेगा, कोई भी कार्बोनेट हो. अगर आप सोडियम कार्बोनेट लेते हैं तो भी यही होगा. मैं रिएक्शन लिखकर बता देता हूं. Na2CO3 प्लस हीट, आप हीट यहां भी लिखेंगे. इट गिव्स अस Na2O प्लस CO2 गैस. तो जब भी किसी कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलेगा. Now decomposition of lead nitrate. Lead nitrate when heated decomposes to form yellow colored lead oxide. Yellow colored lead oxide, brown colored fume of nitrogen dioxide and oxygen gas. ये तीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं जब भी आप lead nitrate को हीट करते हैं. Lead nitrate is also white in color, लेकिन जब आप इसे हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होने के बाद येलो कलर्ड PbO आपको देगा, lead oxide, और ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. फाइन. एंड ऑक्सीजन इज अ ट्रांसपेरेंट गैस. तो ये तीन प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं. ठीक है, यहां आप देख सकते हैं कि ब्राउन कलर्ड गैस रिलीज हो रहा है लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से. नेक्स्ट वी हैव फोटो डिकम्पोजिशन. सिल्वर क्लोराइड. व्हेन सिल्वर chloride, which is white in color, is exposed to sunlight, it decomposes to produce gray colored silver and chlorine gas is liberated. अगर आप चाइना डिश में रखकर व्हाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड को अगर आप धूप में रखेंगे सनलाइट में, तो कुछ देर के बाद उसका व्हाइट कलर डिसअपियर हो जाएगा और वहां पर ग्रे कलर आ जाएगा. This gray color is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine. So chlorine being gas releases into the atmosphere. ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, लेकिन आपको प्लेट में ग्रे कलर का सिल्वर दिखाई देगा. So this is because silver chloride has decomposed. Fine. एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि why silver chloride is stored in dark colored bottle. So silver chloride is stored in dark colored bottle to avoid its exposure to sunlight, which can decompose it. तो हम सनलाइट को अवॉइड कर देते हैं डार्क कलर बॉटल में, सनलाइट वहां तक पहुंच ही नहीं पाता और डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होता. तो अगर आपने सिल्वर क्लोराइड को स्टोर करके रखा है तो आपको सिल्वर क्लोराइड ही मिलेगा. इस रिएक्शन का यूज है फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में. सो इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम इसे यूज करते हैं. So this was photo decomposition. Now we have electrical decomposition. Decomposition of water, H2O. ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है. इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में हम एसिडिफाइड वाटर लेंगे. एसिडिफाइड वाटर मतलब वाटर में एसिड ऐड कर दो, कुछ ड्रॉप्स एसिड के ऐड कर दो, जस्ट टू मेक इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अदरवाइज प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जब आप इसमें एसिड ऐड कर देते हैं तो ये अच्छा कंडक्टर हो जाता है. एसिडिफाइड वाटर ले लेंगे हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट.
ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, नॉर्मली प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। एक इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लिया हमने, उसे हम एनोड कहेंगे, और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से। दो टेस्ट ट्यूब्स लेंगे और उनमें वाटर फिल करके उसको इन्वर्ट कर देंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। सो दिस इज द सेटअप। When electric current is passed through acidified water, decomposes to produce hydrogen gas and oxygen gas. अब जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे इसमें, तो इलेक्ट्रिक करंट वाटर को डिकम्पोज करना शुरू कर देगा और डिकम्पोज करके दो गैसेस बनाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड के ऊपर कलेक्ट होता है और ऑक्सीजन गैस एनोड के ऊपर। फाइन। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन गैस का वो ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में डबल है। एम्प्टी स्पेस आप देख सकते हैं कि ज्यादा स्पेस है किसमें, तो जो इलेक्ट्रोड जो टेस्ट ट्यूब कैथोड के ऊपर है वहां पर आपको ज्यादा स्पेस दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक, तो ये गैस फील्ड है। और गैस कौन सा, ये हाइड्रोजन। जो एनोड पर कनेक्टेड है उसमें आपको कम स्पेस दिख रहा है, तो इसका मतलब है कम स्पेस में ऑक्सीजन है। सो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होता है वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम का डबल होता है जब भी वाटर को आप डिकम्पोज करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एटम इज 2:1। तो मतलब एक वाटर के एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन एटम है, तो ऑब्वियसली इट विल ऑक्यूपाई, हाइड्रोजन विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन ऑक्सीजन, एंड दैट टू डबल. So hydrogen is liberated at cathode and oxygen is liberated at anode. The volume of hydrogen gas is double of the volume of oxygen gas. It is because in a molecule of water H2O, the atomic ratio of hydrogen and oxygen is 2:1. So that is why the volume of hydrogen produced is double than the volume of oxygen produced. एग्जाम में पूछा जाता है कि why the volume of hydrogen produced is double than the volume of oxygen. So this is the reason. Now next we have is displacement reaction. So name itself suggests, name से पता चल रहा है कि एक element दूसरे को क्या करेगा, displace करेगा. So a chemical reaction in which an atom or a group of atoms is displaced by another atom or group of atoms to form a new substance is called as displacement reaction. ठीक है, आप देख सकते हैं इस GIF में कि ग्रीन कलर का जो मॉलिक्यूल है या एटम है वो डिस्प्लेस हो रहा है ग्रुप ऑफ एटम से. So the general formula for a single displacement reaction is A plus BC gives us AC plus B. तो A which is more reactive than B displaces B from its salt solution. आप देख सकते हैं कि A जो है वो B को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद चला आ रहा है. तो this reaction is called displacement reaction or single displacement reaction. Examples: Fe plus CuSO4 gives us FeSO4 plus Cu. जैसे यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने और उसमें ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट में ग्रे कलर का एक नेल डाल दिया. थोड़ी देर छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो ग्रीन हो जाता है, येलोइश ग्रीन, और जो आपने नेल यूज किया है उस नेल के ऊपर आपको ब्राउन कलर का एक कोटिंग दिखाई देगा जो कि कॉपर का कोटिंग है. सो आयरन जो कि ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, वो कॉपर को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और इसके कलर को चेंज करके, जो कि ब्लू था पहले, इससे ये हो जाएगा पेल ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट. फाइन. और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा. सिमिलरली Zn plus CuSO4 gives us ZnSO4. So Zn is more reactive than copper, displaces copper from its salt solution, and the products are ZnSO4 plus Cu. तो अगेन ये ब्लू से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, दिस इज ट्रांसपेरेंट, इसका कोई कलर नहीं है. सिमिलरली Zn आयरन को भी डिस्प्लेस कर देता है. Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एज वेल एज आयरन. सो इसका कलर है पेल ग्रीन, और पेल ग्रीन से कलर चेंज होके हो गया ट्रांसपेरेंट.
Fine. So this is displacement reaction or single displacement reaction. So now we have reactivity series of metal. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, plumbum, hydrogen. Hydrogen एक exception है यहाँ पर. Hydrogen is an exception, which is more reactive than the metals below it and less reactive than the metals above it. So Cu, Hg, Ag, Pt and Au. जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है मेटल की. सबसे ज्यादा रिएक्टिव सबसे टॉप में है और लीस्ट रिएक्टिव सबसे बॉटम में. तो इसको याद करने का एक ट्रिक है. चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रिक. ऐसे करण ने को मैं डेलिबरेटली एन लिख रहा हूं. कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है को डेलिबरेटली ऐसे लिख रहा हूं. है क्यों को डेलिबरेटली यू लिख रहा हूं. मिली, सिल्वर प्लेटेड ऑडी. तो आप देख सकते हैं यहां पर के, करण का के, सोडियम का Na, कार का Ca, मांगी का Mg, ऑल्टो का Al, Zn जेन का जिंक के लिए, फरारी Fe, फिर भी Pb है H, Cu कॉपर, मिली M से मरकरी भी होता है और M से मरकरी का सिंबल होता है Hg, सिल्वर का सिंबल होता है Ag अर्जेंटम, प्लैटिनम Pt एंड ऑडी का Au गोल्ड. सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज. आप इसको याद रख सकते हैं यूजिंग ट्रिक. रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ हैलोजेंस और नॉन मेटल्स. तो ये हैलोजन का रिएक्टिविटी सीरीज है. फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, followed by chlorine, bromine and then iodine. So this is the reactivity series of non-metals or halogen. So any metal or a non-metal can displace the lesser reactive metal or a non-metal down in the series. कोई सा भी मेटल आप पिक करिए और उससे नीचे अगर दूसरा मेटल होगा तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन एक मेटल अपने से ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. So always a more reactive metal displaces a less reactive metal, not the vice versa. Now we have double displacement reaction. A chemical reaction in which the constituents, that is ions or radicals of two compounds, mutually exchange places to form two new compounds is called as double displacement reaction. यहाँ पर ion का exchange होता है. जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रिएक्टेंट है AB, इसमें A पॉजिटिव आयन है, B नेगेटिव आयन है, फिर CD, इसमें C पॉजिटिव है और D नेगेटिव है. तो ये दोनों रिएक्टेंट्स अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे और कंपाउंड बनेगा AD एंड CB. ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एग्जाम्पल AgNO3 प्लस KCl. आप देख सकते हैं कि Ag जो है वो Cl के साथ AgCl बना देगा और पोटेशियम K जो है वो नाइट्रेट के साथ KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा. तो यहाँ पर AgCl एक प्रेसिपिटेट की तरह फॉर्म होता है. ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है. Na2SO4 प्लस BaCl2. सो BaSO4 एंड NaCl. BaSO4 अगेन ये एक प्रेसिपिटेट होता है, नीचे सेटल हो जाता है व्हाइट कलर का, while NaCl solution aqueous solution के फॉर्म में आपको मिल जाएगा. So these are examples of double displacement reaction. Thank you. Thanks for watching.